हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेल के बारे में। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सो क्या है सेल? सेल किसी भी बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, उस बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये है सेल। सो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक हमारी बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए सेल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सेल के टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम सेल स्टडी कर रहे हैं तो हमें सेल के टाइप्स जो है पता होना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ सेल होता है हमारा। ठीक है, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में? ठीक है, सो जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहेगा, और जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो सेल में साइटोप्लाज्म में ओपनली रहेगा, ओपन रहेगा, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। ठीक है, कोई इन्वेलप नहीं रहेगा। जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनल्स रहेंगे, फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो किसका है? न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस क्या है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा, और जो प्रोकैरियोटिक में है न्यूक्लियस जो हमारा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये बेसिक, सबसे बेसिक डिफरेंस यही है न्यूक्लियस का। और सेकंड क्या है, ऑर्गेनलीज। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनलीज जो रहेंगी इनवेलप रहेंगी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगी। जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे सब मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहेंगे। पर प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। जितने भी और जो भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ओपनली रहेगा, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। और इसमें थोड़ा और पॉइंट ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता कई बार कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी हमारा, लार्जेस्ट सेल कौन सा हमारी बॉडी का? लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का ओवम। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फीमेल एग। ठीक है, ये बात याद रखना। जो लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का वो क्या है? ओवम है, ऑल्सो नोन एज फीमेल एग। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हमारी बॉडी का? स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी का स्पर्म। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी का स्पर्म। ये तो हो गया हमारा सेल के रिगार्डिंग जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम बोले कि भाई यूनिवर्सल लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यूनिवर्सल लार्जेस्ट सेल कौन सा है, यूनिवर्सल लार्जेस्ट सेल है हमारा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो हमारा यूनिवर्सल लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, ये रहा सेल का कुछ बेसिक टर्म्स। और इसके बाद है हमारा, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, और क्या क्या और पॉइंट्स है सेल में, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो सेल डिस्कवरी है, सेल डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। सेल डिस्कवरी किसने की थी हमारी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करते हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो क्या कर रहा था, अपनी लैब में बैठा हुआ था। ठीक है, जैसे रोज बैठता था वैसे बैठा हुआ था। तो क्या हुआ, वो माइक्रोस्कोप में कुछ एग्जामिनेशन कर रहा था। माइक्रोस्कोप में कोई उसके पास प्लांट का कॉर्क था। ठीक है, डेड प्लांट सेल का कॉर्क था उसके पास, डेड प्लांट का। तो वो उसको एग्जामिन कर रहा था। तो उसने देखा कि जब वो माइक्रोस्कोप में देख रहा था, उसके दिमाग में एकदम से स्विच हुआ कि यार उसको कोई स्ट्रक्चर जो है उस कॉर्क में जो है कोई स्ट्रक्चर शो हो रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो था उसको उस कॉर्क में शो हुआ। तो उसके दिमाग में एकदम से है कि ये स्ट्रक्चर तो कुछ सेल की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब उसको नहीं था पता कि ये सेल है। ठीक है, तो उसने कहाँ से आइडिया लगाया सेल का? सेल बोलते हैं हम छोटे छोटे रूम्स को। ठीक है, नॉर्मल अगर हम बोले सेल, तो सेल जो टर्म आई थी वो छोटे छोटे रूम्स नहीं होते जो,
जैसे प्रिजन में, जेल में जाओ, कब तुम छोटे छोटे सेल बने होते हैं, छोटे छोटे रूम, उनको बोलते हैं सेल। तो उसको आइडिया है कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर तो मेरे को सेल की तरह दिख रहा है, मतलब छोटे से रूम की तरह दिख रहा है। तो वहाँ से इसका इसका उसने नाम दे दिया सेल। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई थी सेल की, ठीक है। उसने बोला कि जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये तो सेल की तरह है, ठीक है। इससे यहाँ का सेल का नाम पड़ गया सेल भाई। और डिस्कवरी करने वाला कौन हुआ? रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 में उसने डिस्कवरी की थी। ये इतना सा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देगा जब हम माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। बाहर से मेम्ब्रेन होगी, एक मेम्ब्रेन होगी जो सेल को कवर किए होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी सेल को, तभी तो सेल सेल कहलाएगा। नहीं तो जब मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो कहाँ से ऑर्गेनल बचेंगे सेल में? ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाएंगे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो सेल को सेल बनाएगा वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि जो ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इन ऑर्गेनेल्स को कवरिंग कर रहा है ऑर्गेनेल्स की, ठीक है। अब क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द सेल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले पॉइंट तो ये है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि जो बनी काहे से, किस चीज़ से जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बनी हुई है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स है हमारे पास, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बना होता है और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्रोटेक्शन करेगा ऑर्गेनल्स की फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो ऑर्गेनल्स को भी एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? क्या करेगी और मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी हमारा कंट्रोल करेगी ट्रांसपोर्टेशन को। अब ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। कुछ भी सेल के अंदर आएगा, कोई भी चीज सेल के अंदर आएगी, ठीक है, और बाहर जाएगी, उसको कंट्रोल कौन करेगा? मेम्ब्रेन करेगी। मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम को सेल के अंदर आना है, तो उसको जब तक मेम्ब्रेन परमिशन नहीं देगी, जब तक चैनल को ओपन नहीं करेगी, ठीक है, तब तक सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। हाँ, कुछ एक मॉलिक्यूल है, कुछ एक पार्टिकल्स है जिनके लिए फ्री एंट्री है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर एंड गैसेस। गैसेस में क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनको फ्री एंट्री है, इनको सेल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके लिए फ्री एंट्री है। जब मर्जी तब ये सेल से ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकते हैं सेल से, ठीक है। इनको किसी चैनल की जरूरत नहीं है, इनको किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, इनको किसी पंप की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से एंटर करेंगे सेल के अंदर और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। क्या करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटेक्शन ऑफ सेल, ठीक है। सेल का प्रोटेक्शन करेगा, इन्वॉल्व करेगी सेल को सेपरेट करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब उस नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत मेन है हमारा ये। सेकंड पॉइंट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो सबसे पहला एक बेसिक सा इसके बारे में एक जो इसकी इंट्रोडक्शन बनी हुई है बेसिक सी, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ सेल। अब जो हमें पता है पावर हाउस ऑफ सेल है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? मॉलिक्यूलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी? एटीपी,
जो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटीपी क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ऑन डीएनए, ठीक है। और एक और फैक्ट इसके बारे में, इसको हम मदर डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। ये मदर टू आगे फर्टिलाइजेशन से मदर टू फीटस में भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसको हम मदर डीएनए भी बोलेंगे। और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल भी हो गया, ठीक है। मदर डीएनए भी हो गया। और तीसरा है हमारा इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन से सेल में जो है सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। तो आओ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारे बहुत सारे सिस्टम में 11 सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो सिस्टम उसमें जो है जैसे मूवमेंट, जो हमारी मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट कौन करवा रहा है, ठीक है। वो मूवमेंट हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हो रही है, ठीक है। अब वो कौन सी मसल्स हैं? वो है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब सेल देखो, कोई भी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है। तो सब जो है सेल से मिलकर ही बनी है, विदाउट सेल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कहाँ पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। जहाँ भी सेल में, जब हम माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो जहाँ भी सेल में हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना, वो हमारा क्या है? माइक्रोफिलामेंट। अब ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? तो एक बेसिक से एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? मेरी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? 11 सिस्टम हमारी बॉडी में, जिसमें से एक सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। बोन का सिस्टम है, बोन है। अगर बोन नहीं होती तो मेरे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कोई शेप नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वही स्केलेटल सिस्टम मेरी बॉडी को शेप भी दे रहा है, वही स्केलेटल सिस्टम मेरी मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। सेम प्रोसेस उठा के यहाँ रख दो सेल के ऊपर। ये माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहे हैं? सेल को स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, मतलब इसको एक स्ट्रक्चर दिया है। अगर ये माइक्रोफिलामेंट नहीं होता तो सेल क्या होता है? वो इसकी शेप ही नहीं बन पाती अच्छे से, ठीक है। सेल को शेप भी दे रहा है, ठीक है। और सेल क्या करेगा? जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स रहेंगे ना, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, उनको उनको उनकी मूवमेंट करवाएगा। कौन? माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम पे आने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स है इसके रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग। वो क्या है कि हमारा सेल जो है तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। जेली लाइक सब्सटेंस है, जो जहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं यहाँ प्रेजेंट रहेंगे जिस एरिया में, उस एरिया को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उस एरिया को? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे सेल के, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम के, जो मेन है वो हमारा मेन ऑर्गेनिज्म है लाइसोसोम, ठीक है। अब क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम एक, अब वही सेम माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक कोई बच्चा बोल देगा कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पर वो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता अभी, ठीक है। जिन पता सब है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं एनाटॉमी, ठीक है, उनको पता है। पर जिन्होंने भी स्टार्ट किया है उनको नहीं पता कि मॉलिक्यूलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ठीक है। वो एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है। तो सेम क्या है लाइसोसोम? अब कोई बोल देगा सर हमने 12th में पढ़ा था लाइसोसोम जो है हमारा सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। और क्यों, कैसे, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, वो किसी को नहीं पता भी। पर जो उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक इसका जान लेते हैं कि क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है हमारे सेल में एक डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं। सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो है,
ठीक है, जो भी सेल में वेस्ट रहेगा, सेल का जब मेटाबॉलिज्म करवाना हो, ठीक है, कोई फूड है, कोई न्यूट्रिएंट्स है, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। और जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट रहेगा सेल में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। कौन? लाइसोसोम। तो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस वेस्ट को वो डाइजेस्ट करेगा, उस वेस्ट को वो इनगल्फ कर जाएगा, निगल जाएगा, खा जाएगा, उसको पचा के उसको एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। अब क्या है इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, कब ये लाइसोसोम कब सुसाइडल बैग बनेगा सेल का, ठीक है। अब सेल के पास न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है, सेल के पास कुछ नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम सेल को धीरे धीरे इनगल्फ करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे सेल का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा, सेल को खाना स्टार्ट कर देगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको? एपोटोसिस, ठीक है, एपोटोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें जो है लाइसोसोम खुद के सेल को ही खाना स्टार्ट कर देगा। उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब एपोटोसिस, ठीक है। ये बेसिक्स है क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है कैरी करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस है, हमें पता है पावर न्यूक्लियस क्या है हमारा, न्यूक्लियस है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, जहाँ से भी हमारा जेनेटिक फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जहाँ से राइबोसोम बनेंगे, जहाँ से भी हमारा डीएनए बनेगा, ठीक है। राइबोसोम तो हमारे न्यूक्लियोलस से बनेंगे, यहाँ से राइबोसोम की फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोलस से, ठीक है। अब क्या हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है हमारा सेंट्रोसोम्स, ठीक है। क्या है सेंट्रोसोम्स? सेंट्रोसोम से हमारा जो भी सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, जो भी ऑर्गेनल, उसको बोलते हैं हम सेंट्रोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी हमारा राइबोसोम जो भी हमारा राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर आएगा, सबसे पहले वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? मेन डिफरेंस यही है कि भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, उसके सरफेस पे, यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ उसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम अटैच रहेंगे। और स्मूथ में क्या रहेगा, स्मूथ में कोई वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं रहेंगे, ठीक है। अब क्या ये होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम्स को कंटेन करेगा। और नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन कराता है हमारी राइबोसोम्स की, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम हमने डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम जो है हमारा सेल के अंदर, आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये तो बहुत बच्चे बोल देते हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बोला लाइसोसोम क्या है, बोला लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। पर कैसे, क्या उसका मैकेनिज्म है, किसी को नहीं पता अभी तक, ठीक है। हाँ, जो नए बच्चे उनको नहीं पता, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है, ठीक है ना। लाइसोसोम क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन में हेल्प करवाता है, और डाइजेशन में हेल्प करता है सेल के वेस्ट की, ठीक है। और भी फूड में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अब ये सुसाइडल बैग कब बनेगा सेल का? ये सुसाइडल बैग तब बनेगा जब सेल के पास न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, इन्वल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा? एपोटोसिस। एपोटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डेथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। तो इस सेल डेथ को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस हमने डिस्कस किया भी कि भाई न्यूक्लियस जो है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल है, जहाँ से जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वही जेनेटिक मटेरियल आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेरोक्सिसोम, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करेगा, जो कि लिपिड की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, ठीक है। लिपिड हो गया आपका, और लिपिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प कराता है पेरोक्सिसोम। अब है साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म जो है
सेल के अंदर का जितना भी इन्वायरमेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी बॉडीज, ठीक है। क्या है गोल्जी बॉडीज? अब देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, उसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है ना, ये डायग्राम बनाने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है मेरा कि भाई हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो थिंग्स को कैप्चर करता है पिक्चर्स में, पिक्चर्स को ज़्यादा कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू थ्योरी, ठीक है। यही मेन मकसद था मेरा डायग्राम बनाने का। नहीं तो थ्योरी मैं थ्योरी लिख दूँ उसके बारे में, ठीक है, सेल के बारे में, सेल के रिगार्डिंग थ्योरी लिख दूँ तो बच्चों का जो ब्रेन है, ठीक है, वो उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हमारा ब्रेन जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है, यही मकसद था डायग्राम बनाने का। तो गोल्जी बॉडीज का मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है, अब आजकल जोमेटो चला हुआ, स्विगी चला हुआ, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, जब वो फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कहीं भी आप मेट्रो सिटीज में जाओ और वहाँ पे कुछ भी आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन, ठीक है, चाहे फ्रूट्स हो कुछ भी हो, सबकी पैकेजिंग हो जाएगी, देते हो पैकेजिंग करके। पर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक फूड बन रहा है रेस्टोरेंट में, जोमेटो उसका डिलीवरी करवाएगा, ठीक है, कस्टमर तक। तो अगर वो जैसा ही फूड बन रहा है वैसी की वैसी प्लेट ले जाके कस्टमर को दे दे, ना उसके ऊपर कोई कवरिंग करवाए, ठीक है, ना उसको कवर करे फूड को, तो क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड होने के चांसेस होंगे, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड होने के चांसेस होंगे और फूड जो है डिग्रेड हो जाएगा। तो उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो रेस्टोरेंट वाला होगा उसको कवर करके देगा फूड को, फूड के अच्छे से पैकेजिंग करेगा, ठीक है, पैकेजिंग के भी बहुत सारे इंप्रेशन होते हैं, फूड को प्रोटेक्ट करेगा वो, और थोड़ा उसका मार्केटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में, सेल के केस में, गोल्जी बॉडीज क्या करेगी, जो भी मॉलिक्यूल, मान लो फॉर एग्जांपल राइबोसोम है, ठीक है, या कोई भी जैसे प्रोटीन बन रही है सेल के अंदर, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे सेल के अंदर, तो वो उसकी पैकिंग कौन करेगा? उसकी पैकिंग करेगा गोल्जी बॉडीज, उसकी पैकेजिंग करेगा, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा, ठीक है। ये है इसका गोल्जी बॉडीज का मेन जो काम है, मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडीज का, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये था हमारा बेसिक सा ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।